जनरल टेरिस बहुत पुरजोश नजर आ रहा था। आते ही उसने पूछा, कैथी तुमने मुझे फोन किया था ना? कैथी ने कहा, हाँ जनरल, क्या तुमने मिस्टर पार्को को नहीं देखा? जनरल बोला, क्यों नहीं, पार्को ही के सिलसिले में कोई बात थी? कैथी ने कहा, हाँ मिस्टर पार्को ही तुमसे मिलना चाहते थे। टेरिस बोला, मगर तुमने इस तरह कहा था कि मैं परेशान हो गया था, मुझे यही इत्तला दी गई थी कि तुम फौरन ही मुझसे मिलना चाहते हो। कैथी ने कहा, मिस्टर पार्को बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं जनरल, ये जरूरी था कि मैं फौरी तौर पर आपको तलब कर लेती। जनरल टेरिस ने कहा, मैं खुद भी थोड़ी देर के बाद यहाँ आने वाला था, और फिर मुझसे हाथ मिलाकर मेरे नजदीक ही बैठ गया। उसने एक मोटा सिगार निकाल कर होंठों में दबाया और उसे सुलगाकर गहरे गहरे कश लेता हुआ बोला, हाँ मिस्टर पार्को, ऐसी क्या अहम बात है जिसके लिए आपको फौरी मेरी जरूरत पेश आ गई? मैंने कहा, जनरल टेरिस, बराह करम आप अमल के मैदान में आ जाइए। मेरा ख्याल है मैडम ब्राउन, आप जनरल के लिए कागज और कलम का बंदोबस्त करें, कुछ जरूरी बातें हैं, इन्हें नोट करवाना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश के मुताबिक जनरल के पास फौरन ही कागज और कलम पहुंच गया। जनरल ने कलम संभालते हुए पुरतजस्सुस अंदाज में मेरी तरफ देख कर कहा, क्या नोट करना है मुझे? मैंने कहा, जनरल सबसे पहली बात तो ये कि अब वो वक्त आ गया है जब आप अपने बरसों के प्लान को अमली शक्ल दे सकें। वो बोला, क्या मतलब? उसके हाथ से कलम छूट गया, जिसे उसने जल्दी से फौरन ही उठा लिया। मैंने कहा, हाँ मेरे ख्याल में वो वक्त आ चुका है, अब आपको फौरी तौर पर अमली कार्रवाई करने के बाद उस इनकलाब का आगाज कर देना चाहिए। अब मजीद ताखीर मुनासिब नहीं होगी, बल्कि हमारे लिए मुश्किलात पैदा होती जाएंगी। जनरल टेरिस ने पूछा, मगर क्या हालात हमें इसकी इजाजत देते हैं? मैंने कहा, हाँ जाहिर है, अगर ऐसा ना होता तो मैं आपसे क्यों कहता। जनरल टेरिस के अंदाज में बेचैनी थी। बोला, तो फिर मुझे बताओ नई सूरत हाल क्या है? मैं एक लम्हे तक रुक कर मुनासिब अल्फाज तलाश करने लगा और फिर मैंने कहा, जनरल, ग्रीनपोल ने अपने तौर पर और अमरीकियों की मदद से उन तमाम फौजी जर्नैल की निगरानी शुरू करवा दी है जिनके बारे में उन्हें शुबा है कि वो इनकलाब लाने वालों के मददगार हो सकते हैं। हर जनरल के साथ उनका कोई खास आदमी मौजूद है जो उन्हें बदलती हुई सूरत हाल से बाखबर रखेगा। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे तमाम अफराद खुद भी फौजी हैं और एक दूसरे पर एतमाद करते हैं। मेरे इस इंकशाफ ने जनरल का चेहरा फक कर दिया। चंद लम्हे तो वो कुछ बोल भी न सका, फिर अपने हवास मुज्तमा करके आहिस्ता से बोला, ये इत्तला तुम्हें कहाँ से मिली मिस्टर पार्को? मैंने कहा, जनरल टेरिस, बड़ी अजीब बात है, हमें उन तमाम इम्कानात पर खुद भी निगाह रखना चाहिए थी, यही सब कुछ होता है ऐसे मामलात में। टेरिस ने कहा, हाँ बेशक उन्हें यही करना चाहिए था, लेकिन हमें ये कैसे पता लगेगा कि उन्होंने किस किस जनरल को इनकलाब के हामियों में तसव्वुर किया है और किसे उनके पीछे लगाया है? मैंने कहा, ये कागज और कलम जो आपके हाथ में मौजूद है इसीलिए है कि मैं आपको उनके नाम नोट करवा दूं। जनरल ने कहा, क्या वाकई? गुड गुड, लेकिन तुमने ये सब कुछ कैसे मालूम कर लिया? मैंने कहा, मैं काम कर रहा हूँ जनरल, जाहिर है जो मेरी जिम्मेदारी है आपने मुझे सौंपी है उसे मैंने बतौर मजाक कबूल नहीं किया है। जनरल ने एहसान मंदी के जज्बात के साथ कहा, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी पार्को। मैंने कहा, इस सिलसिले में पहला नाम जनरल हैगो का है। क्या ये हकीकत है जनरल टेरिस कि जनरल हैगो आपके खास आदमियों में से है और इस इनकलाब के लिए कोशिशें कर रहा है? जनरल टेरिस का चेहरा काबिल दीद था। उसने मशीनी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ ये ठीक है, हैगो मेरा दस्ते रास्त है। मैंने कहा, तो फिर ये नोट कर लीजिए, हैगो की निगरानी के लिए कर्नल प्राउमैन तयन किया गया है। कर्नल प्राउमैन शायद हैगो से बहुत करीब हैं। उसको ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं कि वो हैगो की एक एक कार्रवाई पर निगाह रखे। जनरल टेरिस ने कहा, प्राउमैन, उसे तो मैं अपना आदमी समझता था। मैंने कहा, हाँ लेकिन अब उसे आप वोल्टोमोबाइल का आदमी समझिए, अमरीकियों का आदमी समझिए या ग्रीनपोल का, वो अपना काम बखूबी अंजाम दे रहा है। टेरिस बोला, क्या जनरल हैगो को इस सिलसिले में इत्तला दे दी गई है? मैंने कहा, बचकाना गुफ्तगू कर रहे हैं आप, भला हैगो से हमारा क्या वास्ता? जनरल टेरिस ने कहा, हाँ ठीक है, मुझे माफ करना, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था। मैंने कहा, दूसरा नाम एस.बी. थॉमस। जनरल टेरिस का चेहरा लटक गया। उसने कलम रख कर दोनों हाथों से सर पकड़ लिया, फिर मुर्दा से लहजे में बोला, इसका मतलब है कि वो तमाम लोग उनकी नजर में आ गए हैं जो मेरे लिए काम कर रहे हैं। क्या उनके खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई होने वाली है? क्या उन लोगों को? जनरल टेरिस की आवाज डूबने लगी थी। मैंने कहा, मैडम ब्राउन, आप जनरल टेरिस को दिलासा दीजिए, इनकलाब इस तरह नहीं आते। इनकलाब लाने के लिए पता नहीं कैसे कैसे दुश्वार मराहिल से गुजरना पड़ता है। जनरल इतने नर्वस हो गए हैं, वो ये क्यों नहीं सोचते कि जिन लोगों के खिलाफ वो सरगर्म अमल हैं वो भी अपने कुछ वसाइल रखते हैं और बासलाहियत लोग हैं। हाँ, तो जनरल टेरिस, एस.बी. थॉमस के बारे में जो रिपोर्टें मौसूल हुई हैं वो ये हैं कि वो वोल्टोमोबाइल के खिलाफ बागियों के लिए प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी की हैसियत से काम कर रहा है।
टेरिस बोला, ये सच है, एस.बी. थॉमस के सुपुर्द यही काम है। मैंने कहा, एस.बी. थॉमस किसी लड़की मैडी ब्राउनसन के ज़ेरे असर है। मैडी ब्राउनसन उसे अच्छी तरह वॉच कर रही है और ये जिम्मेदारी उसी के सुपुर्द है कि वो एस.बी. थॉमस पर निगाह रखे। टेरिस बोला, ओ वो कमबख्त लड़की, वो तो उसकी महबूबा है और अनकरीब दोनों शादी करने वाले हैं। मैंने कहा, खैर तीसरा नाम नोट कीजिए। जनरल टेरिस आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होता जा रहा था। हैरत के वो पहाड़ जो उस पर टूट रहे थे अब अपना वजन खो बैठे थे और अब वो सब्र सुकून के साथ उन तमाम नामों को नोट कर रहा था। नामों की तफसील बताने के बाद मैंने कहा, तो ये थे वो नाम जनरल। पहली बात मुझे ये बताइए कि क्या इसमें उन लोगों से अंदाजे की कोई गलती हुई है? टेरिस ने कहा, बदकिस्मती से एक भी नहीं। उन्होंने जिस तरह इनकलाब लाने वालों के बारे में अपनी मालूमात मुकम्मल की हैं, मैं उसकी दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। मैंने कहा, ठीक है जनरल, इसके अलावा और कोई नाम मुझे नहीं मिल सका, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको उसकी इत्तला दूंगा। टेरिस ने कहा, मगर अब इस सिलसिले में मैं क्या करूं? मैंने कहा, आप अपने तौर पर कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। आप उन तमाम लोगों को अपने साथ बिठाकर उनसे मशवरा कर सकते हैं। टेरिस बोला, हाँ मैं ये सब कुछ कर लूंगा। दरअसल मैं ज़हनी तौर पर थोड़ी देर के लिए मफलूज होकर रह गया हूँ। मैंने कहा, ये आपका अपना काम है जनरल, अगर आपने जुर्रत और हिम्मत से काम नहीं लिया तो फिर आप किस तरह ये सब कुछ कर सकते हैं? जनरल चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बोला, भाई पार्को, तुम इंसान हो या? मैंने कहा, अभी अभी मैडम कैथी ब्राउन मुझे शैतान कह रही थी। कैथी ब्राउन शर्मिंदा लहजे में बोली, नहीं पार्को, मैंने तुम्हें शैतान तो नहीं कहा। मैंने कहा, मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ कैथी ब्राउन। फिर जनरल की तरफ मुतवज्जे हो गया। कहा, जनरल, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि इसमें मेरा अपना मफाद भी वाबस्ता है। मैं ये चाहता हूँ जनरल कि आप पूरी दिलजमई से अपनी इस कार्रवाई को अमली शक्ल दें। टेरिस बोला, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कुछ मशवरा तो दो। अब तो मैं सिर्फ तुम्हारा सहारा तलाश करता हूँ। मुझे यकीन होता है कि जो कुछ मुझे तुम बताओगे वही दुरुस्त होगा। यूँ समझो कि इस इनकलाब के असल रहनुमा तुम हो। मैंने कहा, मेरे ख्याल में जनरल आप इन तमाम लोगों को अगवा कर लें और उनकी जगह ऐसे लोगों को दें जो उनके हम शक्ल भी हों और बासलाहियत भी। मकसद ये है कि अगर हम शक्ल ना हो तो उन लोगों को उनके मेकअप में रखा जाए ताकि हमारे दुश्मन भी इस बात से मुतमईन रहें कि उनका काम बखूबी अंजाम दिया जा रहा है और हमारे खिलाफ कोई जासूसी भी ना हो सके। बल्कि उस तमाम सिलसिले की कार्रवाई में आप अपने साथियों को शरीक कर लें, उन्हें असल सूरत हाल बता दें और बताने के बाद कुछ इस तरह का तरीक़ाकार इख्तियार करें कि उनके नकली निगरानों की मार्फत उन्हें गलत पैगामात मिलते रहें और सही वक्त का कोई अंदाजा न हो सके। उसके बाद जनरल आप जिस कदर जल्द मुमकिन हो इनकलाब लाने के लिए अमली कदम उठाएं और कोई मुनासिब वक्त उसके लिए मुंतखब करें। जनरल टेरिस ने कहा, मगर इस सूरत हाल का क्या होगा? मैंने पूछा, किस सूरत हाल का? वो बोला, वोल्ट मोबाइल हमारे कब्जे में कहाँ है? मैंने कहा, वो मेरे कब्जे में है। और जनरल टेरिस पर एक बार फिर वही कैफियत तारी हो गई। क्या तुमने उसे हासिल कर लिया? मैंने कहा, नहीं, उसे हासिल करना होगा जनरल टेरिस, मेरे जहन में एक मंसूबा है। उसने पूछा, वो क्या? मैंने कहा, वोल्ट मोबाइल एक मकामी अस्पताल में दाखिल है। उसे निगरानी के पेश नजर अपनी जगह से हटाकर कैरीमाइन अस्पताल में रखा गया है। रूम नंबर 120 का मरीज दरअसल वोल्ट मोबाइल है। टेरिस बोला, कमाल है, इसका मतलब है वोल्ट मोबाइल हमारी गिरफ्त में आ सकता है। मैंने कहा, आ सकता है और हमें फौरी तौर पर उसे अपनी गिरफ्त में लाना है। टेरिस बोला, लेकिन उसके बाद क्या होगा? मैंने कहा, असल वोल्ट मोबाइल मुझ पर भरोसा करता है। वो मुझे ग्रीन पोल के नुमाइंदे की हैसियत से जानता है। अगर कैरीमाइन अस्पताल से उसे अगवा करने के बाद मुझसे मिला दिया जाए तो मैं उसके जहन में वो तमाम मंसूबा उतार सकता हूँ जो दर हकीकत हमारे हक में होगा। लेकिन वोल्ट मोबाइल ये समझेगा कि ये मंसूबा ग्रीन पोल के लिए तरतीब दिया गया है। टेरिस ने कहा, वो मंसूबा क्या होगा? मैंने कहा, नकली वोल्ट मोबाइल जो महल में मौजूद है और बड़ी नफासत से अपना काम कर रहा है, ग्रीन पोल का नुमाइंदा है। ग्रीन पोल के उस नुमाइंदे को कैरीमाइन अस्पताल पहुंचा दिया जाए और उसे ये हिदायत कर दी जाए कि वो वहां खामोशी से वोल्ट मोबाइल की हैसियत से अपना काम अंजाम देता रहे। खा कोई भी शख्स उससे राब्ता कायम करे, कुछ भी पूछे, वो अपनी शख्सियत को पोशीदा रखे और दरपर्दा वही काम करता रहे जो उससे कहा गया है। असल वोल्ट मोबाइल को हम उसके महल में पहुंचा देते हैं और जब वो अपनी जगह संभाल ले तो फौरन इनकलाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया जाए। और इनकलाब के सिलसिले में आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। टेरिस बोला, हाँ मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, उसकी आंखों से उसकी दिली कैफियत का इजहार होता था। वो अपनी जगह से उठा, मेरे नजदीक पहुंचा और फिर मुझे सीने से लगा लिया। ये इस बात का इजहार था कि वो मेरा किस कदर शुक्रगुजार है। मेरे और उसके दरमियान खुलूस का रिश्ता कितना मजबूत है।
پھر اس نے کہا پارکو وقت آنے دو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ جنرل ٹیرس اپنے محسنوں سے کیا سلوک کرتا ہے۔ تمہارا یہ پاؤں ہمیشہ میری گردن پر رہے گا پارکو۔ میں نے کہا جنرل پہلے اپنا کام انجام دیں، دوستوں پر کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں اور ہم لوگ سچے دوست ہیں۔ جنرل ٹیرس نے کہا تو پھر پہلا کام یہی ہونا چاہیے پارکو کہ ہم والٹو موبائل کو حاصل کر کے کسی محفوظ جگہ لے جائیں اور وہاں سے اسے اس کی اصل جگہ پہنچا دیں۔ نقلی والٹو موبائل کو محل سے ہٹا کر اسپتال پہنچا دیا جائے گا۔ میں نے کہا یہ کام بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اصل والٹو موبائل کو اغوا کرنے کے فوراً بعد ہی نقلی والٹو موبائل کو اس کے بستر تک پہنچانا ضروری ہوگا۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں جنرل کہ آپ کچھ ذہین آدمیوں کو کیری مائن اسپتال کے اطراف میں پھیلا دیں۔ یہ لوگ صورتحال پر نظر رکھیں اور دیکھیں کہ کیری مائن اسپتال کی نگرانی کرنے والے لوگ کون ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ گرین پول کو یہ پتہ چلے کہ اصل والٹو موبائل کو اس جگہ سے ہٹا دیا گیا ہے اور نقلی کو اس کی جگہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے نقلی والٹو موبائل کو اس کام پر آمادہ کروں گا کہ وہ ہماری تحویل میں آ جائے تاکہ اسے منتقل کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ ٹیرس نے کہا گڈ، ویری گڈ، بہت اچھا منصوبہ ہے، تم مطمئن رہو، میں ایسے لوگوں کو وہاں پھیلا دیتا ہوں بلکہ اندر بھی داخل کر دیتا ہوں جو ہم لوگوں کو لمحے لمحے کی رپورٹ مہیا کرتے رہیں۔ میں نے کہا میڈم کیتھی براؤن اس کیس کی انچارج ہوں گی، یہ تمام رپورٹس ان لوگوں سے وصول کریں گی جو کیری مائن اسپتال کے اندر اور ارد گرد بکھرے ہوئے ہوں گے۔ جنرل ٹیرس نے پرجوش انداز میں کہا بالکل ٹھیک، اور اس معاملے کی مزید تفصیلات پر بات چیت ہونے لگی۔ اس کے بعد میں نے ان لوگوں سے اجازت مانگی۔ میں نے آج رات کو اس سلسلے میں آخری کام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور میں اس فیصلے کو جلد بازی نہیں کہہ سکتا تھا۔ رات کو تقریباً 8:30 بجے مجھے کیتھی براؤن کی طرف سے اطلاع ملی کہ جو کچھ میں نے کہا تھا اس کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ وہاں کے حالات پرسکون ہیں اور وہ شخص اپنے کام کی تکمیل آج رات ہی کر لے گا۔ سارا دن مصروف رہ کر اس نے وہ لوگ پیدا کیے ہیں جو اصل لوگوں کو ہٹا کر ان کی جگہ سنبھال لیں گے۔ اطلاع ہر چند کے بڑے خفیہ طریقے سے مجھ تک پہنچی تھی، لیکن اس کے باوجود الفاظ گول مول رکھے گئے تھے اور اس کے لیے میں نے ہی ان لوگوں کو ہدایات کی تھی۔ نقلی والٹو موبائل اپنی آرام گاہ میں چلا گیا تھا۔ میرے لیے اس تک پہنچنا خاصا مشکل تھا۔ میں یہاں جس حیثیت میں تھا وہ اتنی اہم نہیں تھی کہ میں آسانی سے اس تک پہنچ جاتا، لیکن فوری طور پر اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے میں مطمئن تھا۔ دوسرے دن صبح میں نے بہت احتیاط کے ساتھ نقلی والٹو موبائل سے ملاقات کی۔ اس وقت وہ اپنی آرام گاہ میں تنہا تھا۔ وہ مجھے اس میک اپ میں نہیں پہچانتا تھا۔ جب میں نے اندر پہنچ کر دروازہ بند کیا تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے تھے۔ گرین پول کا آدمی تھا اور یقیناً احمق نہیں ہوگا۔ اس کی کینہ توز نگاہوں سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ اگر اس کے ساتھ کوئی زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتائج خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا میں پارکو ہوں۔ نقلی والٹو موبائل نے کہا او مسٹر پارکو، میں آپ کی آواز پہچانتا ہوں۔ میں نے کہا کوئی نیا پیغام موصول ہوا؟ وہ بولا نہیں، مجھ سے یہی کہا گیا تھا کہ مجھ سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ اس کی شدید ضرورت پیش نہ آئے، اور خود مجھے بھی منع کر دیا گیا تھا کہ میں اپنی مصروفیات کو بالکل نارمل رکھوں۔ میں نے کہا مسٹر موبائل، میں آپ کو اسی نام سے مخاطب کروں گا۔ آج شام 5:30 بجے آپ نہایت خاموشی سے دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں آئے بغیر ایک مخصوص جگہ پہنچ جائیں گے۔ یہ مخصوص جگہ محل کا عقبی حصہ ہے جہاں درختوں کے وسیع اور گھنے جھنڈ موجود ہیں۔ وہاں باہر جانے کے لیے ایک چھوٹا سا راستہ بھی موجود ہے۔ میں وہیں آپ سے ملاقات کروں گا۔ آج دن میں آپ ناسازی طبع کا بہانہ کر دیجئے اور ہدایت کر دیجئے کہ آپ کسی سے نہیں ملیں گے۔ وہاں تک پہنچنے میں جتنی ہوشیاری کا ثبوت دینا ہے وہ آپ کی اپنی کارکردگی پر منحصر ہے۔ میں آپ کو صرف یہی اطلاع دینے کے لیے یہاں تک پہنچا تھا۔ اس دوران ذرہ برابر کسی سے رابطہ نہیں رکھا جائے گا، اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا۔ اس نے کہا میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا مسٹر پارکو، اور میں خاموشی سے باہر نکل آیا۔ اس پہلے مرحلے میں مجھے کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ میں نے شام کے 5:30 بجے کے لیے پروگرام ترتیب دے لیا اور اس دوران میرا رابطہ جنرل ٹیرس سے بھی قائم ہو گیا۔ جنرل ٹیرس نے مجھے مسرور لہجے میں بتایا کام ہو گیا ہے ڈیئر، وہ سب کچھ ہو گیا ہے جو تم چاہتے تھے۔ اصلی مہرے میری بساط پر موجود ہیں اور اس طرف سے مجھے اطمینان ہو گیا ہے۔ ان لوگوں نے حقیقت حال اگل دی ہے۔ تمہارا کہنا درست تھا اور بھی بہت سے انکشاف ہوئے ہیں مجھ پر جو تمہیں ملاقات ہونے پر بتاؤں گا۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ ٹھیک 6 بجے اپنی مخصوص جگہ میرا انتظار کریں، میں وہاں پہنچوں گا اور میرے ساتھ وہ بھی ہوگا جو ہمارا دوست ہے۔ ٹیرس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن کیا میں اس کے سامنے آؤں گا؟ میں نے کہا نہیں جنرل، میں خود آپ سے ملاقات کروں گا۔ جنرل ٹیرس نے کہا ٹھیک ہے،
जिस तरह तुम चाहोगे उसी तरह अमल किया जाएगा। और मैंने गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। अब तक जो कुछ हुआ था उसमें तो कोई बड़ी उलझन पेश नहीं आई थी, लेकिन देखना यह था कि उसके बाद हालात क्या रहते हैं। इतने लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही मुश्किल था, मगर तकदीर ही मेरा साथ दे रही थी और मेरे लिए वो तमाम आसानियां पैदा होती जा रही थी जो मुझे मेरे मकसद में कामयाबी दिलाएं। बकिया वक्त अपने प्रोग्राम की प्लानिंग करते गुजरा और फिर मैं मुकर्रर वक्त पर निहायत एहतियात से बाहर निकल आया। एक बंद गाड़ी हासिल की और लोगों की निगाहों से बचने के लिए एक लंबा रास्ता इख्तियार करके बिलाखिर अकबी दीवार के उस हिस्से तक पहुंच गया जहां वो दरवाजा खुलता था, जो उस वक्त मेरे लिए इंतहाई करामत था। 5:30 बजे मैं अंदर पहुंचा तो दरख्तों के झुंड में नकली वोल्टोमोबाइल को मौजूद पाया। मेरी शक्ल देखते ही वो बाहर निकल आया। मैंने उसे इशारा किया और वो फुर्ती से मेरी गाड़ी में आ बैठा। मैंने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। बंद गाड़ी में रंगीन शीशे लगे हुए थे, इसलिए देखे जाने का खतरा नहीं था। रास्ते में ही वोल्टोमोबाइल को वो सब कुछ बता देना था जो उसके लिए जरूरी था। उसने मुझसे खुद ही इस सिलसिले में सवाल कर लिया। बोला, मेरे लिए क्या हुक्म है मिस्टर पार्को? मैंने कहा, तुम्हें अब एक निहायत अहम किरदार अदा करना है। दरअसल वोल्टोमोबाइल की हैसियत से तुम्हारे बारे में यहाँ कुछ शुकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं, इसलिए फौरी तौर पर तुम्हारी जगह तब्दील करना जरूरी है। उसने कहा, ओह, यकीनन ऐसी ही बात होगी। मैंने कहा, यहाँ एक अस्पताल है जो कैरीमाइन के नाम से मशहूर है। असल वोल्टोमोबाइल कैरीमाइन अस्पताल के कमरा नंबर 120 में एक मरीज की हैसियत से दाखिल है। उसे वहां से हटा दिया जाएगा और तुम्हें उसकी जगह लेनी होगी। उसने पूछा, उसके बाद? मैंने कहा, उसके बाद तुम्हें अपनी जात को भी यकीन दिलाना होगा कि तुम ही असल वोल्टोमोबाइल हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम यहाँ काम करते रहे हो। कोई भी फर्द तुमसे किसी सिलसिले में कोई सवाल करे, तुम वोल्टोमोबाइल की हैसियत से ही उसे ट्रीट करोगे। ये बेइंतहा जरूरी है और इस पर हमारी कामयाबी का इन्हिसार है। वो बोला, आप मुतमईन रहें। बज़ाहिर तो यहाँ मुझे कोई ऐसा झोल नजर नहीं आया था अपने किरदार में। किसी को मुझ पर शुबा हो सकता था, लेकिन आपकी हिदायत के मुताबिक मजीद एहतियात करूंगा। इस वक्त क्या मुझे कैरीमाइन अस्पताल ले जाया जा रहा है? मैंने कहा, हाँ, दरमियान में कुछ और इंतजामात भी करना है जो जरूरत के मुताबिक हैं। मैंने कहा और वोल्टोमोबाइल का हम शक्ल खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद मैं उस जगह पहुंच गया जहां मुझे जनरल टेरिस से मुलाकात करना थी। मैंने उसे वैन ही में बैठे रहने को कहा और खुद जनरल टेरिस के पास पहुंच गया। मैंने आहिस्ता से कहा, जनरल बेचैनी से मेरा मुंतजिर है। हमारा शिकार आ गया है जनरल, मैंने इसे जरूरी हिदायत दे दी हैं। टेरिस बोला, गुड, इसे कोई शुबा तो नहीं हुआ? मैंने कहा, नहीं जनरल, मुतमईन रहो, वो अपना किरदार बखूबी अंजाम देगा और ग्रीन पोल के लोग भी ये नहीं जान सकेंगे कि वोल्टोमोबाइल तब्दील हो गया है। टेरिस बोला, गुड, बाहर तौर तुम्हारी हिदायत के मुताबिक मैंने कैरीमाइन अस्पताल में उसका बंदोबस्त कर लिया है कि असल वोल्टोमोबाइल को कमरा नंबर 120 से निकाल लिया जाए। इस सिलसिले में जो प्रोग्राम तरतीब दिया गया है वो यूं है कि मेरे 3 आदमी अंदर मौजूद हैं। वोल्टोमोबाइल को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाएगा और उसके बाद वो लोग उसे स्ट्रेचर पर लेकर एक छोटा सा सफर करेंगे और वहीं से दूसरे स्ट्रेचर पर नकली वोल्टोमोबाइल को उस कमरे में पहुंचा दिया जाएगा। मैंने पुरमुसरत अंदाज में कहा, यह काम आपने बिलाशुबा बेहतरीन किया है जनरल। और उसके बाद हम वहां से रवाना हो गए। जनरल टेरिस अलग से आ रहा था। मैं वैन ही में नकली वोल्टोमोबाइल के साथ था और उसे मजीद तफसील समझा दी थी। वो बेचारा मुतमईन हो गया था। मेरी जगह कोई और शख्सियत होती तो ग्रीन पोल के उस ज़हीन आदमी को धोखा देना आसान काम नहीं था, लेकिन तहजीब मैल्कम एक्स ने मेरे लिए ऐसी फजा पैदा कर दी थी कि कहीं भी मुझे अपने काम में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी। यकीनन उस लड़की के दिल में मेरे लिए बहुत खुलूस मौजूद था, लेकिन अफसोस मैं जो कुछ कर रहा था वो उसकी तवक्को के बरक्स था। कैरीमाइन अस्पताल में उन दोनों की तब्दीली का काम इतनी आसानी से हो गया कि मैं खुद हैरान रह गया। मुझे इस कदर आसानी की उम्मीद नहीं थी। असल वोल्टोमोबाइल बेहोशी की हालत में उस वैन में पहुंच गया जिसमें मैं नकली वोल्टोमोबाइल को लाया था। अलबत्ता नकली वोल्टोमोबाइल को तमाम सूरत हाल समझा दी गई थी कि उसे किस तरह अपने कमरे तक पहुंचना है। चुनाचे इस कामयाबी की खुशी में हम बहुत मसरूर थे। जनरल टेरिस मेरे पास ही आ बैठा था और असल वोल्टोमोबाइल को घूर घूर कर देख रहा था। उसकी आंखों में शदीद हैरत के आसार थे। फिर उसने भर्राए हुए लहजे में कहा, तुम लोगों ने, मेरा मतलब है ग्रीन पोल ने, मुझे तो गर्दन तक गर्क कर ही दिया था। अगर तुम वो न निकलते जो हो तो मेरी तो नस्लों तक को फना कर दिया जाता। मैं इस बात को कभी भूल नहीं सकूंगा कि तुमने न सिर्फ मुझे मेरे मकसद में कामयाबी दिलाई है बल्कि मेरी नस्लों तक की जिंदगी को महफूज किया है। मैंने कहा, जनरल, इस वक्त ये सारी बातें नहीं की जा सकती। वो बोला, तो फिर अब उस वोल्टोमोबाइल के बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा, हम उसे निहायत खामोशी के साथ महल ही में पहुंचा देते हैं और किसी जगह उसका कयाम मुनासिब नहीं है। उसे कोई शुबा नहीं होना चाहिए।
मैं महल में ले जाने के बाद ही उसे सूरत हाल से आगाह करूंगा। टेरिस बोला, मगर दिन की रोशनी में क्या उसे महल में ले जाया जा सकता है? मैंने कहा नहीं, इसके लिए रात का वक्त ही मुनासिब होगा। बदकिस्मती ये है कि वहां भी ग्रीन पोल के नुमाइंदे मौजूद हैं और अतराफ की निगरानी कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी न किसी तरह ये काम कर लूंगा। वो बोला, तो ये वक्त कहाँ गुजारा जाए? मैंने कहा, सबसे पहली बात तो ये है कि इसे मजीद बेहोश करने के इंतजाम किए जाएं ताकि ये चंद घंटे आराम से गुजर जाएं। टेरिस बोला, हाँ ये ठीक है, मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। अभी तो ये बेहोश ही है, क्यों ना हम इसे अपने ठिकाने पर ले चलें। मैंने कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। थोड़ी देर के बाद हम उस रिहाइश गाह पर पहुंच गए जहां कैथी ब्राउन मौजूद थी। वोल्टोमोबाइल को बेहोशी की दवा का एक और हल्का सा डोज दे दिया गया। कैथी ब्राउन उसकी शक्ल देख रही थी और उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। फिर वो आहिस्ता से बोला, ये शख्स अगर इंतहा पसंद न होता तो शायद उसे ये दिन देखना नसीब न होता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।